कहानी की शुरुआत होती है एक शिवपुरम नाम के छोटे से गांव से, जहां पर एक इडली की दुकान थी और इस दुकान के मालिक का नाम है शिव केशव, जिसका एक मुरली नाम का बेटा भी है। दरअसल इस कहानी को मुरली ही सुना रहा है, इसलिए वो बताता है कि अगर 6 बजे तक इडली परोसनी हो तो रात के 3 बजे ही उठना पड़ता है। शिव केशव दुकान जाने की तैयारी ऐसे करते हैं मानो जैसे मंदिर में जा रहे हो। फिर एक दिन शिव केशव जब सुबह उठकर अपनी इडली की दुकान खोलने जा रहे थे तो उनका बेटा मुरली भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और दुकान पर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन उसके पिता उसको मना करने की बजाय मुस्कुराते हुए उसको कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। दरअसल ये दुकान ही उनकी जिंदगी है और इस दुकान में उनकी जान बसी है। दुकान में मौजूद हर एक सामान उनके लिए भगवान की मूर्ति के बराबर है। फिर मुरली अपने पिता को आटा पीसते हुए देखकर पूछता है कि हम घर से तो आटा लेकर आए हैं ना, फिर आप और आटा क्यों पीस रहे हो? फिर उसके पिताजी बताते हैं कि कल के पिसाए हुए आटे से आज इडली बनेगी और अब की पिसाई से शाम को बनेगी। ऐसा कहकर वो आटा पीसने लगते हैं। मुरली बताता है कि वो बचपन से ही अपने पिता को ओखल में आटा पीसते हुए देखता आ रहा है। उसके पिता बिना रुके 2 घंटे लगातार आटा पीसते रहते हैं। देखने में भले ही ये एक साधारण सी इडली और सांभर की दुकान है, लेकिन इस इडली सांभर का स्वाद गांव के हर कोने में मशहूर है। हर रोज कई लोग यहाँ शिव केशव के हाथ की बनी इडली और सांभर खाने के लिए आते हैं। उनका एक बहुत अच्छा दोस्त जिसका नाम अरुणेश्वर है, वो भी हर रोज सुबह यहाँ पर इडली खाने के लिए आया करता था और शिव केशव की तारीफ किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाता था। शिव केशव ने अपने बेटे को एक बात और सिखाई थी कि तुम जो भी काम करो उसको दिल से करो और इसके लिए तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन होना जरूरी नहीं है, वो काम इडली बनाना भी हो सकता है। शिव केशव बचपन से ही महात्मा गांधी को मानते थे और अहिंसा का प्रचार करते थे। उनके पिता एक क्रांतिकारी थे और वो ये बात सबको गर्व से बताते थे। अब मुरली बचपन से ही अपने पिता को इडली बनाते हुए देखता आ रहा था, इसलिए वो कैटरिंग की पढ़ाई करता है और कैटरिंग की फील्ड में ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फिर एक दिन वो एक ऑटोमेटिक ग्राइंडिंग मशीन लेकर आता है जिसमें अगर आटा रख दो तो वो खुद ब खुद पीस जाएगा। फिर मुरली अपने पापा को कहता है कि पापा हम लोग ये मशीन ले लेते हैं, घंटों तक पीसने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब शिव केशव उस मशीन में आटा पीसकर उसकी इडली बनाकर खाकर देखते हैं तो उसमें वो बात नहीं बनती जो उनके खुद के हाथ से पीसे हुए आटे से बनती थी, इसलिए वो मशीन लेने से इनकार कर देते हैं। भले ही शिव केशव के सपने छोटे थे, लेकिन मुरली के सपने बहुत बड़े बड़े थे। वो चाहता था कि हर जगह उसके पापा की इडली मशहूर हो जाए, इसलिए वो अपने इडली की दुकान की फ्रेंचाइजी के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढने लगता है। उसके पापा उसको फ्रेंचाइजी के लिए भी मना करते हैं क्योंकि उनके द्वारा बांटी गई फ्रेंचाइजी में इडली उनके हाथों से नहीं बन पाएगी, इसलिए लोगों को वो इडली अच्छी नहीं लगेगी और इससे उनका नाम भी खराब होगा। लेकिन मुरली को कुछ बड़ा करना था, इसलिए वो चेन्नई जाने के बारे में सोचता है। वो नहीं चाहता था कि वो भी अपने पापा की तरह इसी गांव में आटा पीसता रहे, क्योंकि उसको एक रईस इंसान वाला जीवन जीना था। फिर जब वो चेन्नई जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है तो जाने से पहले उसके पिता उसको कहते हैं कि चेन्नई पहुंचते ही अपनी इडली की दुकान मत भूल जाना, मैं रहूं या ना रहूं मेरी आत्मा हमेशा यहीं पर रहेगी। फिर मुरली बस में बैठकर चेन्नई के लिए निकल पड़ता है। उस दिन मुरली ने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी जन्मभूमि और पहचान को भी छोड़ दिया था। फिर चेन्नई जाकर उसने पढ़ाई की और वहीं पर काम करने लगा। उसने कई लोगों से कनेक्शंस भी बनाए और फिर वो बैंकॉक चला गया और वहां जाकर वो AFC कंपनी में जॉब करने लगा, जो कि एक बर्गर बनाने की कंपनी है। एक दिन वो बर्गर बनाने वाले वर्कर्स को ठीक से काम करने के लिए कहता है, लेकिन इतने में उसके पास एक फोन आता है। तभी एक लड़की उसको अपने ऑफिस में बुलाती है। फिर जल्दी ही वो उस लड़की के ऑफिस में पहुंच जाता है। दरअसल इस लड़की का नाम है मीरा। मीरा के पापा विष्णुवर्धन AFC कंपनी के मालिक हैं और ये मुरली की होने वाली बीवी है। 15 दिन बाद इन दोनों की शादी होने वाली है और कल रात इन्होंने एक कॉकटेल पार्टी भी रखी है जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं और मीरा के पापा अपने होने वाले जमाई को उनके साथ इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे। लेकिन तभी विष्णुवर्धन के ऑफिस में कुछ पुलिस वाले आते हैं जो कि अपने साथ अश्विन को भी लेकर आते हैं। दरअसल अश्विन विष्णुवर्धन का लाडला बेटा है जो कि बहुत ही आलसी और इररिस्पॉन्सिबल है। ये अपने पापा के पैसों पर खूब ऐश करता है और आज वो इलीगल गैम्बलिंग करते हुए पकड़ा गया, इसलिए पुलिस वाले उसको पकड़कर सीधा उसके पापा के पास ले आए और फिर वो वार्निंग देते हुए कहते हैं कि दोबारा ऐसी गलती हुई तो सीधा लॉकअप में डाल देंगे। फिर अश्विन अपने पापा को बताता है कि मैं इलीगल गैम्बलिंग नहीं कर रहा था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। लेकिन विष्णुवर्धन उसको डांटने के बजाय उसको ऐसी जगह पर खेलने को कहते हैं
जहाँ पर गैम्बलिंग लीगल हो। वो हमेशा ही अश्विन की तुलना मुरली से किया करते थे। फिर एक दिन मुरली अपनी माँ के पास फोन करता है। उसकी माँ जब फोन उठाती है तो उसका हाल चाल पूछती है। फिर मुरली अपनी माँ को अपने पापा से बात करवाने को कहता है। फिर अपने पापा से बात करके वो उनको अपनी शादी में इनवाइट करता है। लेकिन शिव केशव बस पकड़कर या जहाज में बैठकर विदेश नहीं जाना चाहते थे। वो कहते हैं, देख बेटा, शादी अगर गांव में होती तो अलग बात थी, लेकिन विदेश में धूमधाम वाली शादी मुझे नहीं जमेगी। तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक, अपना ख्याल रखना। और फिर वो फोन काट देते हैं। इस बात से मुरली बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी शादी में उसके माता पिता ही नहीं आने वाले थे। अगले सीन में हम देखते हैं अश्विन बॉक्सिंग रिंग के अंदर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पर मुरली भी आ जाता है। फिर अश्विन मुरली को बॉक्सिंग का मुकाबला करने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपने पिताजी का गुस्सा मुरली पर निकालना चाहता था। अब क्योंकि मुरली को बॉक्सिंग नहीं आती थी, इसलिए वो बुरी तरह मार खाता है। फिर बॉक्सिंग खत्म होने के बाद अश्विन मुरली को गाड़ी निकालने को कहता है और फिर दोनों ही एक गैराज में चले जाते हैं। दरअसल अश्विन को वहाँ पर किसी आदमी से पैसे वसूलने थे। फिर अश्विन वहाँ पर पहुंचकर उन लोगों से अपने पैसे मांगता है, लेकिन वो अश्विन को मारने की कोशिश करते हैं। फिर अश्विन उनकी बैंड बजा देता है और लास्ट में अपनी गन निकालकर उनको मारने की धमकी देता है, लेकिन मुरली उसको ऐसा करने से रोक देता है। अब वो समय आ जाता है जब कॉकटेल पार्टी होने वाली थी। पार्टी में मौजूद सभी लोग डांस कर रहे थे, लेकिन मुरली अकेला ही खड़ा था। तभी मीरा उसका हाथ पकड़कर उसको नीचे लेकर आती है और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करने लगते हैं। तभी पार्टी के दौरान अचानक से मुरली के पास उसकी माँ का फोन आता है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी चल रहा था वो तो बस शुरुआत थी। फिर जब मुरली अपनी माँ का फोन उठाता है तो शोर होने की वजह से उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर वो थोड़ा सा बाहर आता है और अपनी माँ से पूछता है कि क्या हुआ, पापा शादी में आने के लिए राजी हुए या नहीं। लेकिन फिर उसकी माँ उसको बताती है कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही मुरली ये बात सुनता है तो उसका दिल और दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। अब उसको अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस घर जाना था, लेकिन तभी मीरा के पापा मुरली को समझाते हैं कि देश के कई बड़े बड़े व्यापारियों को शादी का इनविटेशन दिया जा चुका है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके शादी से पहले वापस जरूर आना पड़ेगा। अब मीरा खुद भी मुरली के साथ गाँव जाना चाहती थी, लेकिन अपने काम की वजह से नहीं जा पाती, इसलिए वो रामराज सर को मुरली के साथ भेज देती है। फिर जल्दी ही मुरली फ्लाइट पकड़ के अपने गाँव पहुँच जाता है। घर पहुँचने से पहले उसको रास्ते में अपने पापा की इडली की दुकान दिखाई देती है, जिसको देखकर उसको अपने पिता की बहुत याद आती है। फिर घर पहुंचते ही मुरली अपने माँ के पास जाता है। उस समय वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, क्योंकि इडली की दुकान चलाते चलाते शिव केशव का लोगों के साथ एक अलग ही रिश्ता जुड़ गया था, इसलिए गांव के कई सारे लोग मुरली के घर पर शोक मनाने के लिए आए थे। फिर दिन ढलने से पहले सारे गाँव वाले मिलकर शिव केशव के शव को ले जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन तभी उनको एक छोटी सी खुशखबरी भी सुनने को मिलती है कि शिव केशव की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। गांव के सभी लोग ये मानने लगते हैं कि वो शिव केशव ही है जिसने बछड़े के रूप में जन्म लिया है, इसलिए सब लोग उसका नाम शिवम रख देते हैं। लेकिन मुरली की माँ शिव केशव के जाने से पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर उनकी पड़ोसी कल्याणी रात के समय मुरली के घर आती है और कहती है कि घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी। फिर कल्याणी खाना बनाकर अपने घर जाते वक्त मुरली को कहती है कि माँ को खाना खिलाकर उनको बीपी की दवा खिला देना, वरना उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन मुरली की माँ खाना ही नहीं चाहती थी। फिर मुरली जैसे तैसे उनको खाना खिला देता है। दूसरी तरफ रामराज, जो कि मुरली के साथ आया था, उसकी फैमिली भी पड़ोस वाले गांव में ही रहा करती थी और कई साल से वो अपनी फैमिली से मिला भी नहीं था, इसलिए वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए चला जाता है। फिर रामराज को घर में देखकर उसका पूरा परिवार खुश हो जाता है। फिर जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ उसको पहचान ही नहीं पाती। फिर उसकी वाइफ उसको बताती है कि आपकी माँ की यादाश्त जा चुकी है, इसीलिए वो आपको नहीं पहचान रही। ये बात सुनकर रामराज बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ मुरली के पास मीरा का फोन आता है और वो उसको शादी से पहले जल्दी से वापस आने के लिए कहती है। तभी मुरली की माँ भागते हुए वहाँ पर आती है और अपने साथ दुकान पर चलने को कहती है। फिर जब मुरली अपनी माँ को लेकर अपने पापा की दुकान पर जाता है तो उसकी माँ शिव केशव के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। दरअसल ये वही जगह है जहाँ मुरली के माता पिता की शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। शिव केशव अपनी बीवी को कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था और इसी दौरान शिव केशव अपनी माँ से इडली बनाना भी सीखता है। फिर शिव केशव ने खूब मेहनत की और अपनी मेहनत और लगन से इस दुकान को मशहूर कर दिया। फिर मुरली अपनी माँ को लेकर घर वापस आ जाता है और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। तभी अगली सुबह कल्याणी माँ को उठाने आती है, लेकिन बार बार उठाने पर भी वो नहीं उठती, क्योंकि वो भी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। ये सब देखकर मुरली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि पहले
पहले उसके पापा और अब उसकी माँ दोनों ही इस दुनिया से चले गए। जब मीरा को ये बात पता चलती है तो वो ये खबर अपने पिता को भी देती है और वर्धन भी ये बात सुनकर चौंक जाता है, लेकिन वो मीरा को दिलासा देता है कि तुम फिक्र मत करो, इससे तुम्हारी शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ मुरली अब पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था और वो हर पल अपनी माँ और पापा को ही याद किया करता था। तभी नेक्स्ट डे जब मुरली शिवम के साथ खेल रहा था तो उसके पास मीरा का फोन आता है और वो कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब भी फ्री हो जाओ तो यहाँ पर आ जाना। इतने में कल्याणी भी घर पर खाना बनाकर वापस जाने लगती है। फिर मुरली उसको थैंक यू कहता है। तभी कल्याणी कहती है कि आपकी माँ ने ही मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। दूसरी तरफ मीरा रामराज के पास फोन करके मुरली को जल्दी से जल्दी वापस लाने के लिए कहती है और बताती है कि शादी की तारीख नजदीक आ गई है, कुछ भी करके मुरली को कन्वेंस करो और जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। तभी रात को मुरली के पास मुन्ना नाम का आदमी आता है और वो उसको अपनी इडली की दुकान बेचने के लिए कहता है, क्योंकि अब उनकी दुकान चलाने के लिए कोई भी नहीं था और मुरली भी अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैंकॉक जाने वाला था। फिर मुन्ना इस दुकान के लिए 7 लाख रुपए ऑफर करता है और मुरली मान जाता है। फिर मुन्ना उसको कल सुबह पंचायत के सामने पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है। जब ये बात कल्याणी को पता चलती है कि मुरली अपने पापा की दुकान बेच रहा है तो ये बात सुनकर कल्याणी को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ मुरली जब अपने घर पर जा रहा था तो उसको मंदिर में अपने पापा नजर आते हैं और उनको देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। उसको लग रहा था कि ये किसी तरह का संकेत है जो उसके पापा उसको देना चाहते हैं। फिर अगले दिन जब मुरली मुन्ना के पेपर्स पर साइन करने लगता है तो उसको कल रात वाली घटना याद आ जाती है और फिर वो साइन करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने पापा की दुकान नहीं बेचूंगा। फिर मुन्ना इस बात पर भड़क जाता है और मुरली का कॉलर पकड़कर कहता है, तूने मुझे पागल समझा है क्या? पहले डील कर ली और अब कहता है मैं ये दुकान नहीं बेचूंगा, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? लेकिन मुरली उसको कुछ भी नहीं कहता और शांति से वहाँ से चला जाता है। फिर जब मुरली घर आता है तो कल्याणी गुस्से से घर के बर्तनों को इधर उधर फेंकने लगती है, क्योंकि कल्याणी को लग रहा था कि मुरली ने अपने पिता की दुकान मुन्ना को बेच दी। फिर कल्याणी मुन्ना के बारे में बताते हुए कहती है कि उस आदमी को सिर्फ मीठा बोलना आता है और हकीकत में वो एक कमीना आदमी है जो हमेशा ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। वो पहले भी तुम्हारे पिता की दुकान बंद करवाने की कोशिश कर चुका है और जब वो इस काम में नाकामयाब रहा तो उसने तुम्हारे पिता की दुकान के सामने ही खुद का ढाबा खोल लिया, लेकिन तुम्हारे पिता की इडली के सामने उसका ढाबा फीका पड़ गया, इसीलिए तो अब वो तुम्हारे पिता की दुकान खरीदना चाहता था। फिर मुरली उसको बताता है कि मैंने मुन्ना को दुकान नहीं बेची और ये बात सुनकर कल्याणी बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वर्धन मीरा को कहता है कि मुरली से बात करके उसको जल्दी से यहाँ पर आने के लिए कहो, क्योंकि अगर कल शादी नहीं हुई तो जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं उनको लगेगा कि मुरली के माता पिता के मरने वाली बात झूठ है, जरूर तुम में ही कोई खोट होगा जिसकी वजह से मुरली शादी किए बिना ही यहाँ से भाग गया और अगर ऐसा हुआ तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। फिर मीरा फौरन रामराज को फोन करती है और पूछती है कि मुरली कब आएगा, मुरली की दुकान बिकी या फिर नहीं। फिर रामराज बताता है कि मुरली ने दुकान बेचने से मना कर दिया और ये बात सुनकर मीरा मुरली को कॉल करती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मुन्ना को दुकान क्यों नहीं बेची और जल्दी बताओ तुम यहाँ पर कब आ रहे हो, क्योंकि कल हमारी शादी की तारीख है। फिर मुरली मीरा से शादी को 6-7 महीने के लिए टालने को कहता है और ये बात सुनकर मीरा भड़क जाती है और मुरली को डांटने लगती है। डांटते डांटते वो मुरली के पापा की दुकान के बारे में ना जाने क्या क्या कह देती है। फिर मुरली को भी गुस्सा आ जाता है और वो मीरा को डांट देता है और मुरली को ऐसा करते हुए अश्विन सुन लेता है। फिर वो मुरली को उसकी औकात याद दिलाने लगता है। अब अश्विन की बातें मुरली के दिल पर लग जाती है, इसलिए वो शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। जब ये बात कल्याणी को पता चलती है तो वो भी खुश हो जाती है। फिर मुरली अपने पिता की तस्वीर के सामने एक दीप जलाता है और अपने पापा की दुकान फिर से चालू करने के बारे में सोचता है ताकि उसके पापा की आत्मा को शांति मिले। फिर मुरली रामराज को कहता है कि आपको वापस जाना है तो जाइए, मैं अपने गांव और अपने पिता की दुकान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब रामराज भी जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसको भी यहीं पर रहकर अपने परिवार की देखभाल करनी थी। फिर एक दिन मुरली जब कल्याणी के साथ मिलकर शिवम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो शिवम उसके पास आता ही नहीं। फिर मुरली कल्याणी से पूछता है कि ये मेरे पास आ क्यों नहीं रहा। फिर कल्याणी कहती है कि शायद ये तुमसे खुश नहीं है और जिस दिन ये तुमसे खुश होगा तुम्हारे पास खुद ब खुद चला आएगा। फिर नेक्स्ट डे जब मुरली और रामराज एक साथ थे तो रामराज उससे कल्याणी के बारे में पूछता है कि ये लड़की कौन है। फिर मुरली बताता है कि ये मेरे बचपन की दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खेलकर ही बड़े हुए हैं और फिर मैं बाहर चला गया, लेकिन कल्याणी यही मेरी फैमिली के पास रहने लगी। कल्याणी का घर मेरे घर के पास में ही है, इसलिए जब वो चाहे मेरे घर पर चली आती है। उसके घर पर सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, कल्याणी
कल्याणी और उसकी माँ। फिर जल्दी ही मुरली कल्याणी के साथ मार्केट में जाकर सब्जियां खरीद कर लाता है और अगले दिन सुबह 3 बजे उठकर अपने पापा की तरह इडली सांभर बनाने के लिए दुकान पर चला जाता है। फिर मुरली ओखली में आटा पीसना चालू करता है, लेकिन मात्र 5 मिनट में ही उसकी हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है पता नहीं मेरे पापा 2 घंटे तक आटा कैसे पीसा करते थे। फिर ओखली में आटा पीसते पीसते मुरली बहुत थक जाता है, जिसके बाद कल्याणी वहां पर आती है और आटा पीसने में मुरली की हेल्प करती है, लेकिन वो भी कुछ देर आटा पीसने के बाद थक जाती है। अब देर से ही सही वो दोनों मिल बांट कर इडली और सांभर बना लेते हैं। फिर शिव केशव का दोस्त वहां पर आकर मुरली की बनाई हुई इडली टेस्ट करता है और बताता है कि तुम्हारी इडली शिव केशव की इडली की तरह नहीं बन पाई, क्योंकि शिव केशव के हाथों में जादू था। ये बात सुनकर मुरली उदास हो जाता है कि आखिर वो अपने पापा की तरह इडली क्यों नहीं बना पा रहा। फिर अगले दिन सुबह वो फिर से 3 बजे उठकर इडली बनाने के लिए दुकान पर चला जाता है। आज फिर कल्याणी और मुरली दोनों मिलकर इडली बनाते हैं, लेकिन कल की तरह आज फिर शिव केशव के दोस्त को मुरली की इडलियों में स्वाद नहीं आता। अब मुरली हर रोज अपने पापा की दुकान पर जाया करता था और मन से इडली बनाया करता था, लेकिन हर बार उसकी इडली उसके पापा की तरह स्वाद नहीं बन पाती थी। तभी एक दिन मुन्ना कल्याणी का पीछा करने लगता है और कहता है कि आजकल तुम मुरली के साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगी हो। ऐसा क्या है इडली में जो पराठे के पास नहीं है? फिर कल्याणी कहती है कि जो इडली के पास है वो पराठे के पास नहीं है। फिर मुन्ना उसको छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कल्याणी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर जब वो घर पहुँचती है तो उसकी माँ उसको डांटती है, क्योंकि वो आजकल मुरली के साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगी है, इसलिए लोग आजकल तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। लेकिन इस बात से कल्याणी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो हर रोज की तरह मुरली की दुकान पर जाकर उसकी हेल्प किया करती थी और रामराज भी उसकी हेल्प किया करता था, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी शिव केशव जैसा स्वाद नहीं आ पा रहा था। दूसरी तरफ मुन्ना की पराठे की दुकान हमेशा लोगों से खचाखच भरी रहती थी। फिर एक दिन ऐसा आता है जब मुरली की दुकान पर एक भी आदमी इडली खाने के लिए नहीं आता। यहाँ तक कि शिव केशव का दोस्त जो हर रोज वहाँ पर इडली खाने के लिए आया करता था, आज तो वो भी नहीं आया। फिर मौका मिलते ही मुन्ना मुरली के पास आता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि दुकान बेच देने में ही भलाई है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो एक भी आदमी तुम्हारी दुकान पर नहीं आता। ऐसी घटिया इडली बनाकर तुमने अपने पापा का नाम मिट्टी में मिला दिया। और ऐसा कहकर मुन्ना मुरली को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। फिर मुरली अपने कुल देवता के मंदिर में जाता है, जहाँ बचपन में उसके पापा उसको लेकर जाया करते थे, और कुल देवता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि मैं कहीं भटक गया हूँ। आप मेरे कुल देवता हो, इसलिए इडली की दुकान चलाने में आप मेरी हेल्प कीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। दूसरी तरफ अश्विन अपने पापा को भड़का रहा था कि मुरली की इतनी औकात कि वो मेरी बहन से शादी करने के लिए मना कर दे। हमारे पास पावर है, पैसा है, लोग है, पुलिस है। अब देखता हूँ उसको बचाने के लिए कौन आएगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उसको अभी पकड़ कर लाता हूँ। तभी रात को जब मुरली सो रहा था तो उसके सपने में उसके पापा शिव केशव आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपनी दादी से इडली और सांभर बनाना सीखा था, इसलिए तुम भी हार मत मानो और फिर से कोशिश करो, देखना एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगे। और ये बात सुनते ही मुरली जाग जाता है। फिर वो देखता है कि शिवम उसके सामने ही खड़ा है और ये देखकर मुरली को यकीन हो जाता है कि उसके पापा उसको राह दिखाना चाहते हैं। फिर सुबह वो जल्दी उठकर बिल्कुल अपने पापा की तरह पूजा पाठ करके उन्हीं के जैसे तैयार होकर दुकान पर जाता है, जहाँ कल्याणी और रामराज पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों मुरली को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर मुरली बिना किसी की हेल्प के सारी इडली खुद ही तैयार करता है। थोड़ी ही देर बाद शिवम का दोस्त वहाँ पर आ जाता है और जब इडली का स्वाद चखता है तो इडली खाते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इस बार इडली बिल्कुल शिव केशव की तरह ही मजेदार बनी थी। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मुरली भी मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो बाहर अश्विन खड़ा था। फिर वो मुरली को बैंकॉक चलने के लिए कहता है, लेकिन मुरली बैंकॉक जाने से मना कर देता है। फिर अश्विन गुस्से में आकर मुरली को पीटने लगता है और उसके पापा की दुकान के बोर्ड भी उखाड़ देता है। ये देखकर मुरली को बहुत गुस्सा आता है और वो अश्विन को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर अश्विन को ज्यादा चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके आदमी उसको जल्दी से गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ये सब करके मुरली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पापा ने उसको सत्य और अहिंसा के बारे में ही सिखाया था। फिर अपने बेटे को संभालने के लिए मीरा और उसके पापा वर्धन दोनों ही बैंकॉक से इंडिया आ जाते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर से उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन बाहर जाते समय उनकी मुलाकात मुरली से हो जाती है। मुरली कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन वर्धन कहता है कि मैंने आज तक कभी भी मेरे बेटे को हाथ तक नहीं लगाया और तुमने उसकी टांग तोड़ दी। यहाँ से कहीं दूर चले जाओ।
वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद भी मुरली बिल्कुल शांत रहता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है, मुरली की दुकान पहले की तरह ही चलने लगती है। हर रोज बहुत सारे लोग आकर उसकी इडली का आनंद लेते थे और उसकी इडली की बहुत तारीफ भी किया करते थे। अब सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन एक दिन जब मुरली कल्याणी के साथ था तो कल्याणी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर मुरली कहता है कि यहाँ पर बैठने से मुझे सुकून मिलता है। पहले मुझे गाड़ी बंगला और बहुत सारा पैसा चाहिए था, लेकिन अब मैं यहाँ पर गाँव वालों के साथ रहकर बहुत खुश हूँ। फिर कल्याणी उसको एक चैन दिखाती है जो मुरली ने उसको 9वीं क्लास में दी थी और इस चैन को कल्याणी ने आज तक संभाल कर रखा हुआ है। दूसरी तरफ अश्विन भी अब धीरे धीरे ठीक हो जाता है और अब वो मुरली से बदला लेने के बारे में सोचता है। मुरली जब रात को घर पर जा रहा था तो उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। फिर वो तुरंत रामराज को फोन करके गांव वालों को साथ लेकर अपने इलाके में आने के लिए कहता है। तभी अश्विन अपने साथियों के साथ मुरली के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मुरली को पीटने लगता है। लेकिन इस बार मुरली कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो अपने पिता के सिद्धांतों के कारण चुप था। फिर अश्विन मुरली को मार मार कर उसको अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ पर गांव वाले भी आ जाते हैं और मुरली को ढूंढने लगते हैं, लेकिन मुरली तो उनको कहीं भी नहीं मिलता। फिर वहाँ पर पड़ा खून देखकर रामराज समझ जाता है कि जरूर मुरली के साथ कुछ गलत हुआ है। दरअसल अश्विन मुरली को अपने फार्म हाउस में लेकर आया था। फिर वर्धन मुरली को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अश्विन का बदला पूरा नहीं हुआ था। हालांकि मुरली ने पहले ही हार मान ली थी, लेकिन अश्विन अपनी गन निकालकर मुरली पर चला देता है। फिर वर्धन के लोग मुरली को ठिकाने लगाने के लिए ले जाने लगते हैं और उनको ऐसा करते हुए गांव का एक आदमी देख लेता है। फिर वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाकर उनको सारी बात बता देता है। फिर जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो वो वर्धन के फार्म हाउस की तरफ चल देते हैं। जब रामराज को पता चलता है कि मीरा मंदिर में गई है तो वो उसको बहला फुसलाकर घर पर बुलाता है और तब तक रोक कर रखता है जब तक कि मुरली को होश नहीं आ जाता। अब तक गांव वाले भी वर्धन के लोगों का पीछा करते हुए मुरली को जंगल में ढूंढने पहुंच जाते हैं और जैसे ही उनको मुरली मिलता है वो उसको जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। फिर वो लोग वर्धन के फार्म हाउस को घेर लेते हैं ताकि वो कहीं भी भाग ना पाए। फिर गांव के मुखिया पुलिस वाले को साथ लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं ताकि मुरली का बयान ले सके। लेकिन मुरली को अब होश आ चुका था और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। फिर जल्दी ही ये खबर गांव वालों के पास भी पहुंच जाती है कि मुरली मरा नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो वो लोग वर्धन को बख्श देते हैं क्योंकि अगर मुरली मारा जाता तो ये लोग वर्धन के पूरे परिवार को खत्म कर देते। फिर सभी गांव वाले जल्दी ही फार्म हाउस से वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ रामराज भी मीरा को छोड़ देता है, लेकिन अश्विन तो अभी भी नहीं सुधरा था। वो अभी भी मुरली को मारने के बारे में ही सोच रहा था। फिर जब मुरली को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो उसको देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। फिर वो कल्याणी के साथ घर वापस आ जाता है। तभी कल्याणी की माँ वहाँ पर आती है और कल्याणी को डांटने लगती है। फिर ये सब देखकर मुरली कहता है कि अगर आप राजी हो तो मैं कल्याणी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कल्याणी की माँ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, इसलिए वो कल्याणी को अपने साथ ले जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो कल्याणी का हाथ छोड़ देती है, बिल्कुल डीडीएलजे के अमरीश पुरी की तरह, क्योंकि वो भी चाहती थी कि कल्याणी और मुरली दोनों शादी कर ले। उस समय मुरली दरवाजे की तरफ ही देख रहा था क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि कल्याणी जरूर आएगी। फिर कल्याणी वहाँ पर आकर उसके सामने ही बैठ जाती है और मुरली उसकी गोद में सो जाता है। अब मुरली की गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाती है और अब तो वो ठीक भी हो गया था। फिर वो और कल्याणी एक साथ मिलकर फिर से दुकान चलाने लगते हैं। एक दिन मीरा मुरली से मिलने के लिए आती है और उससे ये जानने की कोशिश करती है कि उस दिन उस पर गोली किसने चलाई थी, लेकिन मुरली उसको कुछ भी नहीं बताता। फिर मीरा कहती है कि अगर तुमने उस दिन शादी करने से इनकार नहीं किया होता तो ये इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। फिर मुरली उसको जवाब देता है कि अगर ऐसा होता कि मेरे पापा के बदले तुम्हारे पापा मर जाते, क्या तुम तब भी इस स्टेटस, इज्जत, सोशल मीडिया के बारे में सोचती? उस समय तुम अपने पापा की मौत का दुख मनाती या फिर शादी करती? अब जरा सोचो कि मेरे पापा की जान क्या तुम्हारे पापा की जान से कम है? दूसरी तरफ अश्विन अभी भी गुस्से में था क्योंकि वो मुरली से जीतना चाहता था और इंसान तभी जीत सकता है जब दो पक्षों में लड़ाई हो, और मुरली तो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर रहा था। तभी वर्धन पुलिस वाले को बुलाता है और उसको कुछ पैसे देते हुए कहता है कि जहाँ पर मुरली की दुकान बनी है वो जमीन मुझे चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं मुन्ना कल्याणी के घर पर उसका हाथ मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसकी माँ उसको बुरी तरह डांट कर भगा देती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी मुरली से करवाऊंगी, इसलिए तुम ऐसे सपने लेना बंद करो। इतने में वो पुलिस वाला भी अश्विन के पास आता है
है और कहता है कि मुरली के पास उसके दुकान के सारे कागजात मौजूद हैं, इसलिए मैं आपका काम पूरा नहीं कर सकता। फिर गुस्से में आकर अश्विन उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन जब उसको एहसास होता है कि उसने एक पुलिस वाले की वर्दी पर हाथ डाला है तो वो उसको छोड़ देता है। फिर जब वो बाहर जाता है तो एक कांस्टेबल उससे पूछता है कि आपने मुरली का साथ क्यों दिया। फिर वो बताता है कि बचपन में जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो मुरली के पापा मुझे फ्री में इडली खिला दिया करते थे। दरअसल जब वर्धन ने उस पुलिस वाले को पैसे दिए तो उसने उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके मुरली के दुकान के पेपर्स बनवा दिए ताकि उसको इस दुकान से कोई भी उठा ना पाए। तभी जब मुन्ना दारू पीकर मुरली को मारने के लिए उसके घर पर आता है तो मुरली उसको वहां पर मिलता ही नहीं। फिर वो नीच मुन्ना शिवम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ऐन मौके पर मुरली वहां पर आ जाता है और उसकी खूब पिटाई करता है। फिर वो उसको लात मारकर घर से भगा देता है, लेकिन इतने में मुन्ना के आदमी वहां पर आ जाते हैं और मुरली को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ अश्विन भी अपने पापा को बैंकॉक चलने के लिए कहता है। ये बात सुनकर वर्धन बहुत खुश हो जाता है और वापस जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन अश्विन जाने से पहले अपना बदला लेने के लिए मुरली की दुकान पर आग लगाने के लिए जाता है। रामराज जब उसको ऐसा करते हुए देखता है तो वो उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। जब मुरली को इस बात का पता चलता है कि अश्विन ने उसकी दुकान में आग लगा दी तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। तभी रामराज भी मीरा को फोन करके उसके भाई के कारनामों के बारे में बता देता है और ये बात सुनकर मीरा अश्विन को मारने लगती है। मीरा कहती है कि उस दिन जरूर तुमने ही उस पर गोली चलाई होगी और फिर वो गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर खुद के सर पर तान देती है, लेकिन अश्विन कहता है मरना है तो मर जाओ, मुझे धमकी किस बात की देती हो, ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे प्यार की वजह से ही हो रहा है। लेकिन तभी वर्धन को गुस्सा आ जाता है और वो अश्विन के कान पर एक थप्पड़ चिपका देता है और कहता है कि शायद मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। इस समय मुरली अपनी जली हुई दुकान को देखकर अपने माता पिता को याद कर रहा था कि उन्होंने कितनी मेहनत करके इस दुकान को बनाया था। फिर अगले दिन मुरली कल्याणी के साथ मिलकर उस दुकान को दोबारा से बनाने की कोशिश करता है और जल्दी ही वो अपना ये काम पूरा कर लेते हैं। अब उसकी ये खोई हुई खुशियां दोबारा से लौट आती है। फिर वर्धन मीरा और अश्विन को साथ लेकर मुरली की दुकान के पास आता है और फिर अश्विन मुरली से माफी मांगता है। मुरली उनको माफ कर देता है और अपनी इडली खाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग मुरली को अश्विन को उसकी गलती की सजा देने के लिए कहते हैं। फिर मुरली सजा के तौर पर उसको आटा पीसने के लिए कहता है। जब अश्विन आटा पीसने लगता है तो कुछ ही देर में उसकी सांसें फूलने लगती है और ये सब देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मुरली भले ही एक बड़े शहर में बड़ी कंपनी में काम किया करता था, लेकिन वो बहुत ही छोटे लेवल से वहां तक पहुंचा था। उसने अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने परिवार को कभी भी नहीं भुलाया। वो हमेशा ही अपने पापा की यादों के साथ जुड़ा रहा, इसीलिए उसने कभी भी किसी बात का घमंड भी नहीं किया। और जब अश्विन ने उसके पापा की दुकान भी जला दी तो भी वो शांत रहा, क्योंकि वो अपने पापा के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलना चाहता था। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे और भी मजेदार मूवीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।